हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग मॉडल सेट पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 से 3 दिनों में मैं आपको मॉडल सेट पढ़ाने वाला हूं, तो मैं अपने वादे के मुताबिक आज हम लोग मॉडल सेट पढ़ेंगे। ठीक है। और ये पूरा सेशन फुल्ली हिंदी में होगा और इसके बाद जो सेशन हम लाएंगे तो वो इंग्लिश वर्जन में लेके आएंगे। तो आज हमने सोचा है कि ये पूरा का पूरा सेशन हिंदी में ही रहने देते हैं। चलिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे भी आता होगा, तो आप पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ें। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 प्लस 3√2 और ऑप्शन में है आपसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हाँ सी में है आपका पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और डी में है इनमें से कोई नहीं। तब आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। आप जहां भी संख्या को, एक नंबर को रूट में देखें, हाँ रूट में जहां भी नंबर देखें वो नंबर क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन रूट में एक ऐसा नंबर जो रूट से, हाँ रूट से बाहर नहीं आता हो, यानी कि कोई नंबर, जैसे अगर हम बात करें 25 की, तो 25 का क्या है कि रूट से आपका क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 25 को हम 5 into 5 लिखते हैं। और रूट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर में पेयर में है तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में अगर रूट में कोई नंबर है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन वैसा नंबर रूट में हो जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, जैसे 2 का कोई पेयर नहीं बनेगा इसमें रूट के अंदर में, तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। और एक चीज है कि रूट वाला जो नंबर होगा या रूट की जो संख्या होगी, किसी रूट के संख्या को किसी संख्या से जोड़ने पर वो भी अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी डिस्कस करता चलो, मान लीजिए कि कोई नंबर है √x, हाँ इसके साथ कोई नंबर 1 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगर कोई नंबर 2 रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर कोई नंबर आपका रूट के साथ क्या हो रहा है? रूट के साथ माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो रूट की ये प्रॉपर्टी है कि रूट के साथ अगर कोई नंबर जुटेगा, घटेगा, मल्टीप्लाई होगा या भाग में जाएगा तो वो नंबर कैसा कहलाएगा? अपरिमेय नंबर ही कहलाएगा। अपरिमेय नंबर कहेंगे किसे? वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, जो p/q के रूप में ना हो। ये p/q के रूप में, रूट का वैल्यू जो है p/q के रूप में नहीं आएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में आप क्या लगाएं? अपरिमेय संख्या। चलिए, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आता होगा तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं? वैसी संख्या जो पुनः दूसरी संख्या से ना कटे, हाँ जो दूसरी संख्या से ना कटे, खुद के इटसेल्फ नंबर से जो डिवाइड होता हो, या जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर क्या हो? 1 हो और इटसेल्फ हो। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो क्या 2 का कोई गुणनखंड होगा? नहीं। या आम भाषा में, सरल भाषा में ये समझे कि 2 किसी और पहाड़े में आएगा? नहीं, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 2 आ सकता है। लेकिन इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 into 1 आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ये इटसेल्फ एंड 1, यानी जो खुद हो नंबर वो और 1 जिसका गुणनखंड होगा वही क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 ऐसा कोई नंबर आप बताएं जिस नंबर में, जिसके पहाड़े में 3 आता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका 2 गुणनखंड होगा, 3 and 1। अगर हम बात करें 5 की, तो 5 का क्या होगा? 5 का गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ 2 होगा, 1 और खुद 5। और ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 5 आता हो उसमें। हाँ अगर हम बात कर ले 6 का पहाड़ा, या 6 का टेबल, 6 के टेबल की बात करें तो क्या 5 आएगा उसमें? 7 की टेबल की बात करें तो क्या 5 आएगा उसमें? नहीं। तो इस तरीके से आम भाषा से भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर
दें। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या क्या है, तो फर्स्ट में है ऑप्शन में आपके 28, फर्स्ट जो है ऑप्शन में ए नंबर में 28। तो आप देखेंगे 6 के टेबल में भी ये आता है 36 18, 3 के टेबल में भी ये आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा। इसका गुणनखंड कितना हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 3, और खुद 28 भी इसका गुणनखंड होगा और खुद 1 भी इसका गुणनखंड होगा। इसका मतलब 28 जो है ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको ऑप्शन नंबर 2 देखें। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में, ये मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हूबहू क्वेश्चन आए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आप अपना एक अप्रोच लगाएं उस क्वेश्चन में और अपने से खुद से बनाएं। चलिए इसके बाद है 69। 69 को अगर आप देखेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 69 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर और अप्रोच लगाएं तो और भी आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हमें अभाज्य नहीं है ये प्रूफ करने के लिए इतना सा काफी है, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या को होने के लिए उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए या खुद वो नंबर इटसेल्फ नंबर, लेकिन ये है कितना, 3 भी इसका गुणनखंड है, इसीलिए क्या होगा, ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर हम 71 की बात करें, 71, अगर 71 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 71 को आप देखें डिवाइड करेंगे 71 को। चलिए अगर आप एक बार अप्रोच लगाइए 71 को आप देखिए और बताइए कि ये किस किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आपके लिए ये छोड़ते हैं, 2 सेकंड या 10 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए देखिए, तो क्या आपको पता चला कि ये किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो हम कैसे पता चलेगा इसे कि ये किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसके अंत में 2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो क्या इसके अंत में 2 4 6 0 है क्या, नहीं, नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से इसको हम पुनः भाग नहीं दे सकते। अच्छा 3 की बात करें तो चलिए 3 को देखते हैं। तो 3 को डिवीजन के लिए क्या चाहिए, अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए कि जो नंबर है इन दोनों नंबर का सम करें, यानी 7 और 1 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के टेबल में 8 आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 4 के लिए हम लोग जानते हैं कि लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से भी नहीं होगा। चलिए 5 से होने के लिए क्या चाहिए, 0। तो हमें इस तरीके से अगर अप्रोच लगाएंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। 71 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 71 जो है आपका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अभी इसी तरीके का हमने क्वेश्चन बताया था। कह रहा है कि रूट, हाँ, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, हाँ, परिमेय संख्या इररेशनल नंबर कौन नहीं है। अच्छा देखिए ऑप्शन से रूट 7 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है, इसका रूट नहीं निकलेगा। रूट 13 ये भी एक प्राइम नंबर है, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, अभाज्य संख्या है तो इसका भी रूट नहीं निकलेगा। 31 देख ले, तो 31 भी क्या है, 31 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, इसका भी रूट नहीं निकलेगा। लेकिन 25 क्या है, 25 एक प्राइम नंबर है, तो 25 को अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रूट कहता है कि अगर रूट के अंदर में कोई नंबर पेयर में है तो वो पेयर वाला नंबर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब रूट 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो कि प्राइम ओ प्राइम यानी कि सॉरी ओ प्राइम कह रहा है, ओ परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ते चलें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण शांत है। देखिए शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। शांत का जो, हाँ, शांत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अच्छा शांत होता क्या है, शांत को पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है। मान लीजिए कोई नंबर है, ये फ्रैक्शन में कोई नंबर है
और आपसे कह रहा है कि 10 1/10 है, और आपसे पूछे कि आप 10 जो है आपका ये शांत दशमलव है कि नहीं है, तो आप कुछ नहीं करें, जो डोमिनेटर में नंबर है इसको 2 गुना 5 के पावर में बदलें। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं 2 गुना 5। अगर आप 2 गुना 5 के अगर पावर में आप बदल देते हैं, इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव में है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बन जाता है 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। अगर किसी हर को, डोमिनेटर को 2 पे पावर m और गुना m 5 पे पावर m के रूप में इसे आप क्या करते बदल दें, तो आपका वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग फॉर्म में वो होगा, है ना। तो चलिए इसी अप्रॉक्स से हम लोग अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं किसका कौन सा आंसर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑप्शन क्या है, पहला जो ऑप्शन है आपका 2/15, 2/15 ये हो गया आपका ए। बी जो है आपका वो क्या है 11/160, और सी नंबर में क्या है, सी आपसे कह रहा है 17/60, 17/60, और डी आपसे क्या कह रहा है 6/35। तो आप किसको 2 गुना 5 के पद में बदल सकते हैं, क्या 3 को 2 गुना 5 के पद में बदल सकते हैं, नहीं। ठीक है, क्या 60 को, क्या 160 को, क्या 60 को, क्या 35 को, 35 को क्या लिखते हैं 7×5 = 35। और क्या लिख सकते हैं, तो अगर और भी आप अप्रोच लगाएंगे तो 2 और 5 के शकल में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका कैंसिल हो गया, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 60 की अगर बात करें तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 को अगर 3 × 30 है ना, 3 × 30 ये हो गया। और अब क्या लिख सकते हैं, 30 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, फिर अगर आप इसको तोड़ेंगे और अगर इसको तोड़ें तो 5 2 और 3 5 15, लेकिन आपका क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये भी जो है 2 गुना 5 के फॉर्म में नहीं आ सकता। तो आपका क्या बचा, आपका बचा 11/160। अच्छा, इसको कैसे तोड़ सकते हैं 11/160 को, तो आप क्या लिख सकते हैं 160 को 11/160। अगर आप 32 को 5 से गुना करें, 32 को 5 से गुना करें, 5 गुना 10 के 0 हाथ में रहा, 1 5 दिया 15 1 16। ठीक है, 160 पूर रहा है। चलिए जब ये आपका पूर जा रहा है तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, आप 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, है ना। 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1, इसका मतलब ऑप्शन जो है बी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो आप इस अप्रोच से भी आप बड़े आसानी से टर्मिनेटिंग फॉर्म कहें या शांत दशमलव आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप एक बार इसे देख लें। मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि किस टर्म्स में मैंने लाया, कि ये कैसा होगा, P क्या है, P कोई भी प्राइम नंबर होगा, P/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। चलिए अब इसे एक बार उतार लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक यानी HCF क्या होगा। 2 लगातार यानी 2 कंटिन्यूअस इवन नंबर, अगर 2 कंटिन्यूअस इवन नंबर है, 2 लगातार सम संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। ठीक है ना, तो HCF अगर हमको फाइंड करना होगा, सबसे पहले हम ये देखें कि 2 लगातार सम संख्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली सम संख्या कौन होगी, सबसे पहली सम संख्या हो जाएगी 2, और इसके बाद क्या आता है 4। इसका अगर महत्तम समावर्तक निकालना होगा तो आप इस तरीके से करेंगे कि 2 के पहाड़े में ये एक बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में, और अगर इसे छोटा करना चाहें इस तरीके से,
आपने देखा 2 गुना 2, हाँ गुना 1 है, तो हम लोग कॉमन नंबर चुनते हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है, तो 2 पेयर में था, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे कि एक इक्वेशन गिवन है ना, एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू, फिर आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/β बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसे आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला वो तरीका जो आपने पढ़ा है, दूसरा जो मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा, आपने दो फार्मूला पढ़ा है क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ये आपने पढ़ रखा है। अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये आपने पढ़ रखा है। और ए बी क्या है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट है ये ए है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर के एक्स के 1 पावर के साथ जो कॉफिशेंट में है ना, गुना में जो है नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि 1/α प्लस 1/β, इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कोना कोनी गुना कर रहे हैं, तो देखेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म में आता है ना। अगर हम यहाँ से अल्फा और बीटा की मान निकाल लें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, बी की जगह पे 1 है और ए की जगह पे भी क्या है 1 है, इसका मतलब 1 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इसका क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी क्या है आपका 2, ये हो जाएगा माइनस टू, और ए क्या है आपका कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा -2, तो आपने क्या पढ़ा -1/2 आपका राइट आंसर हो गया। -1/2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है आपका एपी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मैं भी एक बार देख लूं जी, ये क्या है आपका एपी का क्वेश्चन है, जिसने एपी बड़े अच्छे से पढ़ा है तो ये सॉल्व करना बड़ा ही आसान होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा। चलिए मैं भी पढ़ लूं और आपके सामने लिखूं। कह रहा है कि किसी सार्वभौमांतर का, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है an प्लस बी है। हाँ, आप उससे पहले ये देखें कि सार्वभौमांतर होता क्या है, अगर कोई नंबर कंटिन्यू a1 a2 a3 इस तरीके से है, इसका मतलब एक सीक्वेंस में है, बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल। अगर मान लीजिए यहाँ का डिफरेंस x है, इसका मतलब यहाँ का भी इक्वल डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी दोनों को घटाने पर x अगर आ रहा है तो यहाँ भी दोनों को घटाने पे क्या आना चाहिए x आना चाहिए। और आपने पढ़ा होगा सार्वभौमांतर, इसमें आपको फाइंड भी करना है सार्वभौमांतर। यहाँ आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका पदांतर को ही हम लोग कहते हैं सार्वभौमांतर, यानी डी आपने फाइंड करने के लिए क्या देखा कि सेकंड वाली वैल्यू को यानी a2 को माइनस करना पड़ता है, a2 में a1 को माइनस करना पड़ता है, तब आपने देखा है कि d आपका निकलता है, ये आपने पढ़ा है।
ठीक है, लेकिन ये nवें पद की बात कर रहा है। तो अगर आप इसको ऐसा लिखें कि d, यानी कि बड़ी वाला ये जो सेकंड में नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा वो पहले आएगा, छोटा नंबर उससे माइनस होगा। अगर nवें पद की बात हो रही है तो n+1 पहले आएगा, इसमें nवां पद माइनस होगा d को निकालने के लिए। क्या मैंने गलत कहा? नहीं। कि आपने क्या पढ़ा है, d को फाइंड करने के लिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर nवें पद की बात हो रही है तो n में से एक एक्स्ट्रा पद पहले माइनस हुआ होगा, तब ये d निकलेगा। क्लियर है? चलिए, अगर आप इतनी सी बात समझ गए होंगे तो आपका d निकालना बड़ा आसान हो गया। तो आपने देखा है कि nवां पद क्या है, nवां पद क्या लिखा गया है आपको गिवन है nवां पद an+b, है ना। an+b जो है आपका nवां पद गिवन है। तो आप क्या रखें, d की जगह पर an की जगह पर रखेंगे, a की जगह पर a, और n क्या हो गया है, n+1। तो आप यहां भी क्या रखें, n+1 माइनस nवां पद क्या दिया गया है, an+b, और इसके साथ ब्रैकेट होगा। तो आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ये an हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो माइनस an और ये माइनस b। ठीक है, a से a कैंसिल, सॉरी उल्टा कैंसिल कर दिया हमने। ये an से an कैंसिल, क्योंकि an क्या था, एक प्लस में था और एक माइनस में था, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कुछ मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या है, an+1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी d की वैल्यू आपका, यहाँ पे क्या मिसिंग है, ओहो, यहाँ पे आपका मैंने b लिखा ही नहीं। चलिए, छोटा छोटा मिस्टेक होता रहता है, मैंने यहाँ b नहीं लिखा था, तो ये हो गया +b माइनस an-b। तभी तो सोचे कि आपका b क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है। तो ये हो जाएगा an, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा, a हो जाएगा, प्लस b है आपका, ये प्लस b रहेगा, ये यहाँ माइनस अंदर आएगा तो an हो जाएगा। हाँ, और यहाँ प्लस है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, तो ये b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये, इसका मतलब d की वैल्यू क्या आई, यानी d की वैल्यू आपकी आ गई d = a। हाँ, होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था फिर मैंने माइनस दे दिया, तो हो जाता है कभी कभी। तो आपकी d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू a आ गई। आई होप ये भी आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदु 2 and 3 स्थित है। अच्छा, ये आपको एक ग्राफ बनाना होगा। चलिए, पहले से हम लोग ग्राफ कर लेते हैं। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आप एक ग्राफ बनाएं, या आपने ग्राफ बनाया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये, सॉरी आज बहुत मिस्टेक हो रहा है, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, और ये क्या हो गया, x हो गया, और ये x डैश हो गया। तो आपने देखा है कि इस तरफ x एक्सिस के इस तरफ जो भी वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, +1, +2, +3, +4, इस तरीके से। हाँ, और x एक्सिस के इस तरफ जो भी वैल्यू होगी ये क्या होगी, माइनस में, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से वैल्यू चलती चली जाएगी।
फिर उसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस में देखें तो ये क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4, और ये कहाँ चला जाएगा, -1 -2 -3, इस तरीके से वैल्यू चलती है। आपने देखा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट एंड ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये आपको पता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक बिंदु दी गई है, बिंदु है 2 और 3, ये कौन से पद में है, तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथ, यानी कि ये चौथे पद में है। तो आपने यहाँ देखा कि ये एक्सिस भी प्लस है और ये एक्सिस भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। फिर आपने इस कोऑर्डिनेट में अगर आपको आना है, हाँ इस पद में अगर आएंगे तो एक्स एक्सिस से हम लोग काउंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या है, माइनस में है, और वाई एक्सिस क्या है, प्लस में है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। फिर अगर इस कोऑर्डिनेट में आए, इस कोऑर्डिनेट में आप x को देखते हैं माइनस, क्योंकि हम लोग काउंट जो करते हैं किसी भी, हाँ लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, और y एक्सिस क्या है, ये भी माइनस है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस माइनस। फिर अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो x एक्सिस क्या है आपका, प्लस है, और सेकंड कोऑर्डिनेट y जो है, y एक्सिस क्या है, y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट में x एक्सिस क्या है, प्लस है ना, और y एक्सिस क्या है, यहाँ माइनस है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस। तो आपने देखा इस कोऑर्डिनेट में प्रथम में प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। अब ये आपका क्वेश्चन यहाँ कैसे आता है, आपका पॉइंट गिवन है कि एक बिंदु है, मान लिया कि बिंदु 2 और 3 है, हाँ बिंदु को P मान लिया, और वैल्यू जो गिवन है 2 और 3, तो आपने देखा 2 भी प्लस में है, हाँ और 3 भी प्लस में है, इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो आपका जो ऑप्शन में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हाँ ए नंबर, प्रथम पद में, तो ए नंबर में आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगर किसी को फिगर उतारना, फिगर तो ऐसे गंदा हो चुका है, अगर किसी को लिखना है प्रथम सेकंड कोऑर्डिनेट और किस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो आप इसको आप लिख लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इसे पहले सही कर देता हूँ ताकि आपको उतारने में आसानी होगी। ये चौथा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। चलिए आप इसे उतार लें अच्छे से। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप भी पढ़े मैं भी पढ़ूं, कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि x = a, y = b, माइनस x माइनस समीकरण x माइनस y = 2 तथा x + y = 4। तो आपको क्या फाइंड करना है, a और b का मान निकालना है, और कुछ ऑप्शन दिया गया है, आप बताएं कि a और b का मान क्या होगा। या तो आप ऑप्शन के थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं कि ऑप्शन की एक एक वैल्यू का आपको यहाँ रखना होगा और देखना होगा आपका आंसर क्या आ रहा है। तो दोनों तरीके से देखते हैं। पहला क्या है, पहला आपसे कह रहा है x = a और y = b है, तो आप क्या करें, x की जगह पे a रखें और y की जगह पे b, ये 2, ये क्वेश्चन 1 कह दें, और यहाँ भी x की जगह पे a रखें प्लस y की जगह पे b रखें और इसे क्वेश्चन 2 कह दें। और दोनों इक्वेशन को आप जब ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो b एक प्लस में है एक माइनस में है और a दोनों प्लस में है, तो a ऐड होके 2a हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब a की जो वैल्यू निकलेगी वो 3 निकलेगी। अगर a की वैल्यू 3 निकली है तो b की वैल्यू क्या होगी, आप a की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखें, यहाँ a रखेंगे, या आप ऐसा करें a की वैल्यू आपने क्या रखा, यहाँ रखें, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो a की वैल्यू कहाँ रखें, किसी भी इक्वेशन में रख दें, आप यहाँ रख दें, तो a क्या आया 3 माइनस b = 2, b इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी b - 2, तो ये हो जाएगा आपका 1, है ना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा a = 3 एंड b = 1। अब इसे ऑप्शन से कैसे हम इसे चूज कर सकते हैं, चलिए अगर हम लोग ऑप्शन ए में रखा है 3 एंड a,
अगर आप यहाँ 3 और यहाँ ए रखें, यहाँ 3 रखें और यहाँ सॉरी 3 ऑप्शन नंबर में 3 और 5, ऑप्शन ए में 3 और 5 है, तो आप देखेंगे कि क्या दोनों को घटाने पर 2 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ तो रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है और ये क्या है प्लस में है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका गलत है, ऑप्शन ए क्या है आपका गलत है। चलिए अगर एक पर अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो सेकंड पे आपको, हाँ सेकंड यानी इस समीकरण पे आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपका ऑप्शन बी में आपसे क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 3 and 6, क्या कह रहा है 3 and 6, 3 - 6, क्या माइनस करने के बाद 2 आएगा, नहीं, आंसर आना है 3 और वो भी माइनस में। इसका मतलब ऑप्शन बी भी जो है आपका गलत है। फिर आप क्या करें, ऑप्शन सी रखें, फिर इसी तरीके से ऑप्शन सी रखें, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या 2 आंसर आ रहा है, जी आपका आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब चलिए ये तो आपका एक इक्वेशन के लिए हो गया कि हमने देखा कि पहला इक्वेशन क्या हो गया सॉल्व। अब इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें यानी 3 + 1 करेंगे तो आंसर 4 आ रहा है, जी है ना। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसे चूज कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे आप इसे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इसे भी उतार लें, लॉन्ग मेथड क्या करें आप उतार लें, अगर 2 नंबर में आ गया तो आप इसे बना सकते हैं आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 का हम आपको आंसर तो आपको दिख रहा ही होगा, स्क्रीन पे टिक लगा के मैंने आपको आंसर दिया है कि कह रहा है कि समीकरण x² + 2x + 4 = 0 है, तो आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, कि ये वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। बहुत सारे मेथड है इसे देखने के लिए, तो हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है आपका दूरी सूत्र से, क्वेश्चन नंबर 12, और मैं जिस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ या उसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ तो हमें लग रहा है कि आपको ये बात पता है कि किसी भी नंबर को वास्तविक कैसे निकालना है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होगा नहीं। तो मैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपको बताना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बोलें, तो मैं उस क्वेश्चन को भी, अगर इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो उस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे 2 पॉइंट दिया गया है। चलिए एक रेखा दी गई है, ये एक लाइन है, मान लिया एक लाइन है, यहाँ एक आपको पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट, इसका जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है, हाँ वो है आपका 4 - 1, 4 - 1, और इसकी जो वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू है आपकी, इसकी वैल्यू 2 और 3 है, और आपको इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप दूरी सूत्र लगाएंगे, मान लिया यहाँ के वहाँ ए बी, दूरी सूत्र से आप क्या जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा ही है, y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपको वैल्यू रखना है और आपका आंसर गिवन है। तो आप क्या करें, यहाँ पे रूट अंडर x1 क्या है, ये x2 क्या है, ये x2 है, इसका मतलब 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 3 माइनस, और माइनस यहाँ पहले से माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का हो, ये 4 में से 2 घटे कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये ऐसे आता माइनस में, लेकिन स्क्वायर माइनस में अगर कोई स्क्वायर है यानी -a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब आंसर क्या आना है, a स्क्वायर ही आना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 चौके 16, है ना, और दोनों को आप ऐड करेंगे क्या हो जाएगा रूट 20 हो जाएगा। और क्योंकि रूट 20 को प्रॉपरली हम नहीं फाइंड कर सकते, इसीलिए जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
आपका 2√5 है ना, क्या हो जाएगा 2√5। क्या ऑप्शन में है 2√5? ऑप्शन में है आपका 2√5, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2√5। चलिए, तो आप दूरी सूत्र लगाएंगे और ये बड़े आसानी से आपको निकल जाएगा। ठीक है, आपको इतना नहीं करना है एग्जाम हॉल में, ऑब्जेक्टिव को इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको यहीं से आंसर लिखना है। आपको पता है कि x2 माइनस x1, या आप अगर लिखें x1 माइनस x2 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे को होल स्क्वायर आना है, इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो आप क्या करें, ऐसे केस में आप क्या करें कि ये x है और ये x है, दोनों को घटाएं, 4 में से 2 घटा कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस a माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, है ना। तो 3 ये हो जाएगा 3 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16, 16 का रूट नहीं निकलता। बस आप इस तरीके से भी आप बिना इसे कॉपी कलम में बनाए हुए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 13 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है आपका दूरी सूत्री है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें यहाँ पर, इसको रब कर लें। रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आज जितना क्वेश्चन चलेगा वहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 इसका अगला सेशन में कंप्लीट करेंगे। एक सेट को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है और आपको सिर्फ हमें टिक नहीं कराना है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, इसीलिए आपको बड़े आराम से पढ़ाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि 2 बिंदु है, यहाँ भी 2 रेखाखंड, ये रेखाखंड है, ठीक है, इसको भी हम लोग ए कह दिया, ये 4 and 10, और दूसरी बिंदु जो है वो क्या है 2 and 2 है, ठीक है, दूसरी बिंदु भी क्या है 2 and 2 है। तब आपको बताना क्या है 2 and 2, जिसका रेखाखंड मध्य बिंदु दिया गया है। अगर हम मध्य बिंदु को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी मान लेते हैं, हाँ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करें कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ फिर आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बी को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ ये b इक्वल टू लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, अब ये करेंगे तो यहाँ से आपको a फाइंड हो जाएगा। तो a इक्वल टू x1 क्या है, ये x1 x2, तो 4 2 6, 6 में से 4 2 6, 6 में से 2 भाग देंगे, क्या बचेगा 3, ठीक है। फिर y1 प्लस y2, y1 बाई 2 10 2 12, 12 में से आपको 2 भाग देना है, क्या बचेगा 6 बच जाएगा। तो a का कोऑर्डिनेट क्या आया, a का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2 और 2, सॉरी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का निकालना है पहले, उसके बाद आपको b का निकालना है, क्योंकि आपको a कोऑर्डिनेट निकालना है। b का क्या हो जाएगा, b का भी आप कोऑर्डिनेट यहाँ से आप आराम से दूरी सूत्र से मध्य बिंदु से आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाला था 4 2 6, 6 में से ये हो गया 3, फिर इसका हमने क्या निकाला था 6, तो कोऑर्डिनेट यहाँ क्या बना, इसका कोऑर्डिनेट बन गया 3 और 6, इसका कोऑर्डिनेट बना 3 और 6, क्या बना इसका, ओहो 3 और 6 इसका कोऑर्डिनेट बन गया। अब आपको क्या करना है, एक वैल्यू गिवन है, वैल्यू क्या है आपका 0/2, 0/2 एक वैल्यू है, इससे आपको क्या करना है, दूरी फाइंड करना है। तो इससे दूरी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से भी आप दूरी सूत्र लगाएंगे। एक और आपको क्या है 0 and 2, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है,
अब इसकी मदद से आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र का फार्मूला, और दूरी सूत्र के फार्मूले से आप डिस्टेंस फाइंड कर लें, दूरी फाइंड कर लें। ठीक है, चलिए, तो ये x माइनस x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे, 0 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, है ना, और दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, √24, और √24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो आपका 5 यूनिट क्या हो जाएगा आंसर, क्या ऑप्शन में है 5 यूनिट, यस सर, है ना, आपका ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा, इसे भी आप एक बार देख लें, या उतारना चाहें तो आप आसानी से उतार लें। चलिए देखें इसे एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका 13 की तरह ही है। इसमें आपने एक्स्ट्रा क्या कर दिया है कि एक ट्रायंगल है, हाँ, तीनों ट्रायंगल की वैल्यू गिवन है, और उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो आपको केंद्र का निर्देशांक फाइंड करना है। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट्स कर दूं कि ये ए, बी और सी तीनों का आपका कोऑर्डिनेट गिवन है, आपके क्वेश्चन है, हाँ, तो आप यहाँ से इसका निर्देशांक फाइंड करेंगे, इसका निर्देशांक आप आसानी से दूरी सूत्र से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, दूरी सूत्र से ही बनेगा, जो भी दूरी सूत्र हमने डिस्कस किया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ये भी आपका दूरी सूत्र है, लेकिन ये आपका क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, दूरी सूत्र में जो लास्ट चैप्टर है क्षेत्रफल वाला, वो आपने पढ़ा होगा, कि कह रहा है कि यदि बिंदु 1:2 यानी 1,2 ब्रैकेट 0,0 और a, b संरेखी है। मान लीजिए कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कौन कौन है, क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कि 3 पॉइंट है, ए जो है आपका, ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, ए की वैल्यू है 1, 2, है ना, 1, 2। मान लीजिए बी दूसरी वैल्यू है 0, 0, और सी तीसरी वैल्यू है ए एंड बी, ये वैल्यू है, और ए बी सी जो है एक संरेखी है। अच्छा, संरेखी कहते हैं किसको है, संरेखी अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा, अगर क्षेत्रफल 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाता है। क्लियर है, संरेखी किसे कहेंगे, मान लिया कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, इसका एरिया अगर 0 है, वो क्या कहलाएगा, तीनों बिंदु क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा। तो चलिए एरिया का फॉर्मूला लगाते हुए इसे हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लें। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है x1 = 1, हाँ ठीक है, x2 = 2, x1 गिवन है, और x2 क्या है 0, और x3 क्या है, x3 आपका b है, यही है x1, x2 एंड x3, यही कहलाता है। चलिए ये आपका है a। फिर अगर आपसे कह रहा है कि y1 आपका क्या है 2, y2 क्या है आपका, y2 है आपका 0, और y3 आपका क्या है, y3 आपका b है। ठीक है, तब आपको क्या लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा, त्रिभुज का आपने क्षेत्रफल पढ़ा है 1/2 mod x1 x2 एंड y2, हाँ x1 x2 y2। फिर उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे y1 y2 एंड ये हो जाएगा आपका x3, ये हो जाएगा आपका y3, और ये 1 1 1, और यही आपका क्या है 0 है, ये आपका क्या है 0 है। बस यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी है, और आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। आई होप ये आपने उतार लिया होगा।
चलिए, और ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, क्वेश्चन से भी देख करके लिख सकते हैं। चलिए इसे पहले सॉल्व कर लें हम लोग। उसके बाद हमने कहा कि ये फार्मूला पे आपको क्या करना है, सारी वैल्यू को पुट करनी है और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये 1/2, हाँ डिवीजन में है, इधर लेफ्ट से राइट साइड आएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखें, आप यहाँ लिखें x1 क्या था 1, हाँ y2 क्या है, x2 क्या है 0 और x3 क्या है a। फिर इसी तरीके से y1 क्या है 2, y2 0 और y3 क्या है b। ये 1 1 1, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं ये भी सीख लें जरा सा। ये तो आप बेसिकली आप फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, मैं बिना फॉर्मूले के, ये जहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है उसी मेथड से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं कि पहला लिखते हैं 1, उसके बाद इस पूरे वैल्यू को बंद कर देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 0 बन जा 0 और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा। तो अगर पहला प्लस लेते हैं ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, फिर आपको ऊपर की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू ऊपर से ही लेना है। तो पहली अगर आपने प्लस लिया है तो दूसरी आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको, इसको बंद करना है और इसको बंद करना है, ठीक है। बचा कौन कौन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी यहाँ भी गुना करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, लास्ट में क्या है 1, तो 1 भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पहला प्लस दूसरा माइनस तो तीसरा भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 1। अब आप इसमें क्या करें, यह है 2। अब आप इसको देखें तो आप इसको कर देंगे बंद, ठीक है। फिर कौन बचा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा तो 0 - 0 सॉल्व करेंगे, 0 में से माइनस बी होगा और बाहर में मल्टीप्लाई में 1 है तो आप क्या लिखेंगे माइनस बी। ये माइनस 0 में a माइनस होगा तो क्या बचेगा, a ही बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब और इक्वल टू में आपका क्या है 0, इक्वल टू में 0 है तो ये हो जाएगा आपका 2a और ये इस पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तब आप क्या एक रिलेशन देखेंगे, आप देखेंगे 2a इक्वल टू b क्या है ऑप्शन में, देखते हैं ऑप्शन, यस a इक्वल टू 2b, एक है आपका 2 इक्वल टू 2a इक्वल टू b, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसे भी आप उतार लें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है, आप इसे उतार लें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लें कि क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दो समकोण त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ये एक स्टेटमेंट है ना, और इसे कोई ट्रिक का कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसका जो है हो जाएगा थेल्स, और ये कथन किसने कहा था, थेल्स साहब ने कहा था, ठीक है ना, आप इसे याद रखें, ये कथन किसने कहा था, थेल्स साहब ने। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यह आपका लगभग बच्चे जो है इस क्वेश्चन ये चैप्टर पढ़ते नहीं है, यानी कि त्रिभुज में जो वर्ड प्रॉब्लम आता है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं के बराबर लोग पढ़ता है, और इससे अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए ज़्यादा दिक्कत होती है। त्रिभुज में लोग थ्योरम्स वगैरह पढ़ लेते हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम इससे पढ़ते नहीं हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा आसान क्या होता है, त्रिभुज का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 18 बार पढ़ लें और मैं भी पढ़ लूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, दूसरी त्रिभुज है BDE, BC इक्वल टू 3 है, EA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC की वैल्यू यानी क्षेत्रफल दिया गया है
तो आपको BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देख लें एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है। क्वेश्चन DEF के, है ना। इसका मतलब अगर हम ये त्रिभुज यहाँ पे बनाएं, छोटा सा ही त्रिभुज बनाते हैं, ये A, ये B और ये C। फिर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएं, ये त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया DENF। तो समरूप के कारण क्या होता है कि AB, हाँ, AB क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा DE के, AE DE, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ वैल्यू भी गिवन है, और वैल्यू क्षेत्रफल किसका गिवन है, क्षेत्रफल आपको गिवन है किसका, क्षेत्रफल आपको इसका क्या है, क्षेत्रफल ABC का आपको गिवन है। चलिए, तो आपने देखा कि ये क्योंकि समरूप है, ये समरूप है ना, तो AB क्या होगा, ये साइड इस साइड के, ठीक है, ये साइड जो है इस साइड के, यानी AC बराबर होगा DF के, हाँ, ये साइड इक्वल होगा यानी BC डिवाइडेड बाय EF होगा। यही तो समरूप की प्रॉपर्टी है कि इसका जो भी साइड होगा, इसका दायां इसके दाएं से मिलता होगा, इसका बायां इसके बाएं से, इसका बेस इसके बेस से मिलता होगा, है ना। तो यही है। और आपसे एक वैल्यू गिवन है, हाँ, 3/BC। क्या है आपसे वैल्यू में, BC की वैल्यू 3 है और EF की वैल्यू 4। तो BC की वैल्यू 3 और EF की वैल्यू 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि आपको इसका क्षेत्रफल फाइंड करें। देखिए, अब समझिए मेरी बात को कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABCD DEF, दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप का क्या नियम है, कहता है कि इसका दायां इसके दाएं, ये त्रिभुज के दायां, ठीक है, फिर ये इसका दायां इसके दाएं के, और इसका बेस इसके बेस के, ठीक है, सब आपस में क्या है, इक्वल है। और आपको एक वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू, EF की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ये 3/4 सबके लिए। क्लियर है। अब आपको क्षेत्रफल के लिए क्या होता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बाय क्षेत्रफल DEF बराबर हो जाएगा किसी भी एक भुजा, यानी इस भुजा BC के भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के डिवीजन में लिखें, हाँ, तो ये जो भुजा है इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, ये आप जानते हैं। चलिए, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, क्षेत्रफल ABC की क्वेश्चन में 54 गिवन है, ठीक है, 54 है ना, 54 गिवन है। और ये हो गया आपका क्षेत्रफल DEF, और यहाँ हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। अगर इसे और हम लोग सॉल्व करें, इसे अगर और सॉल्व करें तो 54, हाँ, डिवाइडेड बाय एरिया DEF इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। क्या होगा कि नहीं होगा। चलिए, अब इसको और अगर हम सॉल्व करें, इसे रब कर दें, अगर इसे और सॉल्व करें तो DE यहाँ चला आएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, DE क्षेत्रफल DEF इक्वल टू 16, यहाँ गुना हो जाएगा 54 के साथ, 54 गुना 16 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। तो 9 के पहाड़े में ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 छके, और 16 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। क्या आपका 56 ऑप्शन में है, देख लें क्वेश्चन नंबर
80 56 सॉरी 56 हमने कहा और लिखा है 96, देख लें ये हो जाएगा 56, ठीक है ना। आई होप अब इसे एक बार देख ले, फिर मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए देख ले एक बार इसे। देखिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन में जो है 96 नहीं है ना, ऑप्शन में क्या है 96 नहीं है, 196 है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका 96। आप ऑप्शन गलत है, वहां पर हो सकता है मिसप्रिंट हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 का क्वेश्चन देखें। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलिए आपसे कह रहा है कि 90 में वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। सबसे पहले सीखें कि स्पर्श रेखा क्या होता है। मान लिया कि एक सर्कल आपको बनाना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। आपने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। वृत्त से सटी हुई जो रेखाएं, वृत्त से सटी हुई जो रेखाएं जाती हैं, यानी बाहर की तरफ से जो रेखाएं सटी हुई जाती हैं, या ऐसे भी जो रेखा जाएगी, यही क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। ये कौन सी रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसका मतलब है स्पर्श रेखा जो है किसी भी वृत्त के बाहरी सतह से छूती हुई जाएगी, तो केंद्र से छूती हुई एक भी स्पर्श रेखा नहीं जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपका कि कोई भी वृत्त है तो वृत्त को छूते हुए जो स्पर्श रेखा जाएगी वो वृत्त के बाहरी सतह से, है ना। तो इसी को तो केंद्र से जो है स्पर्श रेखा नहीं गुजरती, इसीलिए स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि केंद्र से स्पर्श रेखा कितनी केंद्र से स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे इसी सेट का आगे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। चलिए ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि 20 ही लेके चलेंगे, किसी में 20 क्वेश्चन भी डिस्कस हो सकता है, किसी पार्ट में 20 से ज्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरी त्रिभुज है आपका डी ई एफ, जो ये भी क्या कह रहा है, समरूप है। डी ई एफ ये भी क्या है, समरूप है। फिर आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि जब ये समरूप है तो ए बी बाय ए डी ई, है ना। फिर उसके बाद इक्वल है बी सी बाय ई एफ के, ठीक है। तो आप क्या करें, आप 2 ट्रायंगल बनाएं। इस तरीके से हमने 2 ट्रायंगल बनाया, ठीक है। फिर हमने यहाँ भी एक ट्रायंगल और बनाया। ये है ए, ये बी और ये सी, ये भी डी ई एफ। आपसे कह रहा है कि ए बी और डी ई इक्वल है। फिर आपसे कह रहा है कि बी सी ये और ये इक्वल है, ठीक है, डी एफ। तो हमने देखा कि किसी भी रेखा को, किसी भी बी सी यहाँ है आपका, ये बी सी और ई एफ ये वाली रेखा, तो ये रेखा इसके इक्वल है, ये रेखा इसके इक्वल है। तो किसी भी 2 त्रिभुज को आपस में समरूप होने के लिए क्या चाहिए, 2 साइड इक्वल होना चाहिए, या तीनों साइड इक्वल हो जाए, या 2 साइड एक कोण इक्वल हो जाए, या 2 कोण एक साइड इक्वल हो जाए, है ना। क्या हो जाए, एस ए एस हो जाए, या एस 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 हो जाए, या आपका ए ए एस हो जाए, एंगल साइड। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखते हैं, कि 2 त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो हमने देखा कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है
और ये साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल होने के कारण ये जो एंगल बनता है, तो ये एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के। ये है क्या ऑप्शन में जी, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होने के कारण ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आई होप ये पूरा सेशन आपको बढ़िया लगा हो। जहाँ पे दिक्कत हुई हो तो आप हमें बता सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।